नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। संघ गाथा के विशेष सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। आज राष्ट्रवाद और मीडिया इस मुद्दे को लेकर संघ गाथा में आपके सामने मैं उपस्थित हूं। आज का डिजिटल युग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नए स्तर पर ले गया है। सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को न केवल दर्शक बनाया है, बल्कि उसे विचारक और वक्ता दोनों बना दिया है। इस परिवर्तन ने समाज में सूचना के प्रवाह को दूर तक बदल दिया है। राष्ट्रवाद जैसे गहन विषय अब केवल अकादमिक चर्चा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि डिजिटल विमर्श का सक्रिय हिस्सा बन चुके हैं। मैं समय हूं। मैंने वह युग देखा है जब विचार पुस्तकों के पन्नों में सीमित रहते थे। फिर वह दौर भी देखा जब अखबारों और टेलीविजन ने जनमत को आकार देना शुरू किया। लेकिन 21वीं सदी में एक नई क्रांति आई, सोशल मीडिया की क्रांति। अब विचारों को किसी मंच, किसी संपादक या किसी संस्थान की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। एक मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से करोड़ों लोग अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इसी परिवर्तन ने राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति को भी नया स्वरूप दिया। जो विचार कभी सभाओं, शाखाओं और संगोष्ठियों तक सीमित थे, वे अब फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल मंचों पर व्यापक चर्चा का विषय बनने लगे। राष्ट्रवाद अब केवल एक वैचारिक विमर्श नहीं रहा, बल्कि डिजिटल युग की सबसे प्रभावशाली सामाजिक और राजनीतिक धाराओं में से एक बन गया। लेकिन सरकार में रहते हुए कई चीज़ों का समन्वय करना पड़ता है, इसलिए बहुत आपस में विरोधाभास नहीं है, डिग्री का अंतर है। हमारे लिए जनता को जागरूक करना होता है और जनता हर देश में सरकार से एक कदम आगे बढ़ सकती है। हमारा ये मानना है कि जनता आगे होनी चाहिए, समाज आगे होना चाहिए, सरकार पीछे होनी चाहिए। उस उद्देश्य को लेकर चलते हैं। विरोध नहीं है, डिग्री का अंतर है। कि विदेशों के अंदर जेन जी जो कि तोड़ फोड़ में लगा हुआ है, सिस्टम को पलटने में लगा हुआ है, हमारे यहाँ पर वही स्वदेशी का सकारात्मक रूप लेकर के आगे करने के लिए कोशिश कर रहा है। वो आगे बढ़ रहा है एक कदम। जब हम पीछे स्वदेशी की बात करते थे तो उस समय स्वदेशी पॉट्स होने चाहिए। आजकल ये जो है हमारे नौजवान है वो स्वदेशी रोबोट होने चाहिए, इस पर भी प्रयास करता है। पहले हम कहते थे कि अंकल चिप्स नहीं लेना है, चिप्स आलू के भारतीय होने चाहिए। अब ये नौजवान कहता है माइक्रो चिप्स भी भारतीय होने चाहिए। ये उसकी एक आगे उड़ान है और जो बहुत आवश्यक है। पहले जब युवा होता था या हमारे जो लोग होते थे तो हम चरखे की बात करते थे, नौजवान कहता है चरखा तो आवश्यक है, चंद्रयान तक पहुंचना भी बहुत आवश्यक है। तो आज का परिप्रेक्ष्य दुनिया का बदला है। आज लड़ाई जो है वो एम्यूनिशन से नहीं हो रही थी, एल्गोरिदम से होनी होती है। तो हमारा युवा उसमें भी आगे बढ़ रहा है, पिछली विरासत को भी साथ में लिया जा रहा है, आज के समय के साथ ये कर रहा है। मुझे लगता है कि जो जिस बात को हम देश के लिए अभिशाप मानते थे, आज वो देश के लिए वरदान बन रही है। वो थी कि किस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी विदेश में जाती है तो बुद्धि का पलायन होता है, इंटेलेक्चुअल जो है ड्रेन होता है। अब वही अनुभवी युवक भारत में आ रहे हैं तो ब्रेन गेन हो रहा है और बड़ी मात्रा में वो आगे आ रहे हैं। सिनेमा भी स्वदेशी जैसी फिल्में, सुई धागा जैसी फिल्में बना करके इसका प्रोत्साहन कर रहा है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने स्वदेशी समाज में बहुत स्पष्ट रूप से ये बताया है।
इन सब के बोलने में, लिखने में ये बात आई है कि राष्ट्र को खड़ा करना है तो अपना राष्ट्र नया नहीं बनाना है। हमारे यहाँ पहले से हिंद स्वराज में गांधी जी ने लिखा है कि युवा वृद्ध को प्रश्न पूछता है कि अंग्रेजों के आने के कारण रेल लाइन वगैरह आ गई, सारा देश एक बन गया। तो वृद्ध के रूप में वो गांधी जी उत्तर देते हैं हिंद स्वराज में कि ये भी बात तुमको अंग्रेजों ने ही सिखाई है। अंग्रेजों के आने के बहुत पहले हमारा देश एक था। तो हमारे देश का अस्तित्व ये बहुत प्राचीन है। परिस्थितियां बदलती है, उसमें परिस्थिति बदलती है, इसलिए वो एकत्व नहीं बदलता। स्वदेशी समाज में ही रविंद्रनाथ जी ने लिखा है कि कोई नया व्यक्ति हम में आने से हम भारत के लोग डरते नहीं, क्योंकि सबके प्रति अपनेपन का हमारा स्वभाव है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सूचना के लोकतांत्रिकरण को संभव बनाया है, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी राय सीधे लोगों तक पहुंचा सकता है। इसने राष्ट्रवादी विचारों को भी व्यापक मंच दिया है, जहां इतिहास, संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय घटनाओं पर लगातार चर्चा होती है। लेकिन इसी के साथ यह चुनौती भी सामने आई है कि सत्य और असत्य, जिसको तकनीकी भाषा में फेक और फैक्ट चेक कहा जाता है, वह तथ्य और व्याख्या के बीच का अंतर कठिन करना भी महत्वपूर्ण है। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। मेरे युवा आज डिजिटल संसार के सबसे सक्रिय नागरिकों में गिने जाते हैं। वे अपने इतिहास को जानना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को समझना चाहते हैं और अपनी राष्ट्रीय पहचान पर गर्व करना चाहते हैं। सोशल मीडिया ने उन्हें यह अवसर दिया है कि वे स्वयं अपनी बात कह सकें, चाहे किसी सैनिक के बलिदान की कहानी हो, किसी वैज्ञानिक की उपलब्धि हो, किसी सांस्कृतिक विरासत का गौरव हो या किसी आपदा में समाज की सेवा। इन सभी विषयों ने राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परंतु मैं अपने बच्चों को यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि राष्ट्रवाद केवल डिजिटल पोस्टों और हैशटैग तक सीमित नहीं है। सच्चा राष्ट्रवाद समाज के प्रति उत्तरदायित्व, कर्तव्य और सेवा की भावना में दिखाई देता है। सोशल मीडिया उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम हो सकता है, उसका विकल्प नहीं। आरएसएस का राष्ट्रवाद क्या है? एक अनुशासित संगठन, लोगों के हित में काम करने वाला संगठन। सच तो यह है कि संघ की उपस्थिति और उसकी भूमिका भारतीय समाज के हर क्षेत्र में 1925 से ही महसूस की जाती रही है। उदाहरण के तौर पर सन 1962 के भारत चीन युद्ध में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संघ की भूमिका से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संघ को सन 1963 के गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। सिर्फ 2 दिनों की पूर्व सूचना पर 3000 से भी ज्यादा राष्ट्रभक्त स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में वहां उपस्थित हो गए। महात्मा गांधी की माला जपने वाली कांग्रेस और गांधीवादी विचारधारा के नकली संवाहकों को ज्ञान होना चाहिए कि वे जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना आतंकी संगठनों से कर रहे हैं, उसके बारे में गांधी जी की सोच कितनी व्यापक, सकारात्मक और श्रद्धापूर्ण थी। भारत में आरएसएस के योगदान: कश्मीर सीमा पर निगरानी, विभाजन पीड़ितों को आश्रय, 1962 के युद्ध में सहायता, कश्मीर का विलय, 1965 के युद्ध में कानून व्यवस्था संभाली, गोवा का विलय, भारतीय मजदूर संघ, जमींदारी प्रथा का खात्मा, सेवा कार्य मुख्य लक्ष्य। भारत विभाजन के उपरांत दिल्ली के जिस मैदान में प्रतिदिन संघ की शाखा लगती थी, वहीं शाम को गांधी जी की प्रार्थना सभा होती थी। उन दिनों दिल्ली समेत पूरे देश में दंगे हो रहे थे। गांधी जी ने 16 सितंबर 1947 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों से मिलने की इच्छा व्यक्त की और स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि बरसों पहले मैं वर्धा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शिविर में गया। उस समय इसके संस्थापक श्री हेडगेवार जीवित थे।
स्वर्गीय श्री जमनालाल बजाज मुझे शिविर में ले गए और वहां मैं उन लोगों का कड़ा अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ। तब से संघ काफी बढ़ गया है। मैं तो हमेशा से मानता आया हूं कि जो भी सेवा और आत्म त्याग से प्रेरित है उसकी ताकत बढ़ती ही है। संघ एक सुसंगठित एवं अनुशासित संस्था है। देश की सेवा में लगा है संघ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की राह पर संघ। गौर करें तो इन 91 सालों में संघ अपने ऊपर लगने वाले हर आरोपों को झूठा साबित करने में सफल रहा है। संघ के इतिहास और विचारधारा पर फप्तियां कसने वाले लोगों को जानना चाहिए कि संघ के संस्थापक डॉक्टर केवी हेडगेवार उन गिने चुने क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ति के लिए संघर्ष किया। वे 1921 में कांग्रेस आंदोलन में भी शामिल हुए। 1920 में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं द्वारा राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा से तंग आकर 1925 में राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। आजादी के दौरान या बाद में कभी भी कोई ऐसा पुख्ता सबूत देखने को नहीं मिला जिसको लेकर ये दावा किया जाए कि संघ का आचरण राष्ट्रहित के खिलाफ रहा है। हजारों बार साबित हो चुका है कि जिन बातों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया जाता है वे राष्ट्रवाद और राष्ट्र चरित्र से जुड़े होते हैं। समाजवाद का ठेका उठा रखे छद्म समाजवादियों को ज्ञात होना चाहिए कि 1966 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कठिन परिश्रम और कार्यकुशलता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भरपूर तारीफ की। अक्सर वामपंथी और तथाकथित सेकुलर लेखकों द्वारा दुष्प्रचार किया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों और ईसाइयों के विरुद्ध है, जबकि ये पूर्णतया असत्य और बुनियादहीन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य संपूर्ण समाज को संगठित कर हिंदू जीवन दर्शन के प्रकाश में समाज का सर्वांगीण विकास करना है। भारत में रहने वाले मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में संघ की सोच और समझ क्या है, वो 30 जनवरी 1971 को प्रसिद्ध पत्रकार सैफुद्दीन जिलानी और गुरुजी से कोलकाता में हुए वार्तालाप, जिसका प्रकाशन 1972 में हुआ, से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। सच तो यह है कि कांग्रेस तथाकथित सेकुलर दल और छद्म बुद्धिजीवियों का एक वर्ग एक साजिश के तहत संघ को मुस्लिम और ईसाई विरोधी करार देता आ रहा है। ये वही गिरोह है जिसे जेएनयू में लगने वाले देश विरोधी नारों से ऐतराज नहीं और वे भारत की बर्बादी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हैं। अगर ऐसे लोग देशभक्ति संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना आतंकी संगठन से करते हैं तो ये उनके राष्ट्र विरोधी धारणाओं को ही पुष्ट करता है। संघ कभी किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करता। आरएसएस एक अनुशासित संगठन है जिसका काम केवल मानव जाति की भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मैं ये कहना चाहूँगा, इजी रास्ते पर मत चलिए। जो साधना वाला, कठिनाई वाला रास्ता, उसको अपनाइए। परिश्रम लगेगा और परिश्रम के साथ साथ आपकी क्षमता का भी विकास होगा। इसलिए हम देश के युवाओं को नए भारत के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है वैसा करना पड़ेगा। दीनदयाल जी ने भी अपने जो 4 भाषण दिए उसके अंतिम भाषण में यही किया था। दीनदयाल जी ने 2-3 कॉन्सेप्ट दिया था। एक चिति कहते हैं संस्कृति को, किसी भी देश की मूल आस्थाओं को। जो चिति के प्रकाश में, प्रकाश किसका रहना, चिति का रहना चाहिए, अपने मूल्य और परंपराओं का रहना चाहिए। पर काम कैसे होगा? विराट का जागरण करके, अर्थात देश के सब लोगों का संगठन निर्माण करके। तो चिति के प्रकाश में विराट का जागरण कर देश की वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए आगे आने वाले भविष्य की महत्वाकांक्षा लेकर आज के युवक को उस और अपने को समर्पित कर देना है। उसमें से निश्चित रूप से सुखद भारत का निर्माण होगा। वो भारत ही नहीं, समूची दुनिया को दिशा दर्शन करने का काम करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो संगठन है, ही सच्चे राष्ट्रभक्तों के लिए बनी हुई संगठन है, जिससे राष्ट्रभक्ति की शिक्षा दी जाती है। हमने खुद बचपन में संघा की बाल शाखाएं में हम गए,
और राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये संघ से सिखाया जाता है। राष्ट्रभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए संघ की शाखा एक प्रकार का ट्रेनिंग है। इसलिए मैं तो सभी देशवासियों को विनती करता हूँ कि राष्ट्र प्रेम के लिए, देश प्रेम के लिए अपने बच्चों, युवा सबने संघ के शाखा में जाना चाहिए। युवा पीढ़ी विशेष रूप से सोशल मीडिया पर सक्रिय है और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त कर रही है। यह प्रवृत्ति एक और जागरूकता बढ़ाती है, वही दूसरी ओर तीव्र वैचारिक बहसों को भी जन्म देती है। राष्ट्रवाद अब केवल विचारधारा नहीं बल्कि डिजिटल पहचान का हिस्सा भी बनता जा रहा है, जहां हर पोस्ट, वीडियो और संदेश का सामाजिक प्रभाव भी देखा जा सकता है। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। मेरी छाया में संगठन ने हमेशा व्यक्ति निर्माण को प्राथमिकता दी है। शाखा केवल उपस्थिति का कार्यक्रम नहीं, बल्कि संस्कारों का माध्यम रही है। जब डिजिटल माध्यम सामने आया, तब अनेक लोगों ने प्रश्न उठाया कि क्या स्क्रीन पर चलने वाली शाखा मैदान की शाखा का स्थान ले सकती है? उत्तर स्पष्ट था, माध्यम बदल सकता है, उद्देश्य नहीं। ऑनलाइन बौद्धिक सत्र, प्रशिक्षण कार्यक्रम, संवाद और विचार विमर्श ने स्वयं सेवकों को जोड़े रखा। यह तकनीक और परंपरा का ऐसा संगम था जिसमें मूल विचार सुरक्षित रहे और आधुनिक साधनों का भी उपयोग हुआ। आरएसएस का 2-3 विशिष्ट है, विशेषता है। एक तो आरएसएस ने हमेशा जो विचार किया, सब पीढ़ियों का विचार किया। आरएसएस में शिशु स्वयंसेवक भी मिलेगा और प्रौढ़ और वृद्ध भी मिलेगा। उसका कारण है सातत्य निर्माण होता रहता है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपना अनुभव और अपना आवश्यक ट्रांसफ़र करते रहते हैं, नहीं तो रुक जाएगा, प्रवाह रुक जाएगा। अगर नई पीढ़ी नहीं आई तो एक पीढ़ी के बाद में कौन संभालेगा देश की विरासत को। इसलिए संघ ने इस बात को ध्यान में रखा। इसलिए हमने कहा हमारा काम सर्वस्पर्शी होना चाहिए, सबको स्पर्श करने वाला होना चाहिए, सबके जीवन में उत्थान लाने वाला होना चाहिए। बच्चे के भी, बूढ़े के भी, नौजवान के भी, गांव में रहने वाले के भी और शहर में रहने वाले व्यक्ति के, जो अत्यंत दरिद्र है, गरीब है, उसके जीवन में भी परिवर्तन आना चाहिए। अमीर है उसके जीवन में, अमीर को हमने क्या सिखाना है, ये साधन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसमें से जितना आवश्यक है वो रखना और शेष राष्ट्र देवता के चरणों में अर्पित कर देना। और गरीब व्यक्ति है जो पिछड़े पायदान पर खड़ा, उसको धीरे धीरे हाथ पकड़ करके उसका उत्थान करके समाज के बाकी लोगों के समकक्ष लाना। जब ये समता और समानता का भाव समाज में आएगा, तब जा कर के देश तेजी के साथ में आगे बढ़ सकेगा। देखिए, वैचारिक धारा अलग हो सकती है, लेकिन संघ की जो देशभक्ति है, इसके ऊपर किसी ने संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति वह सिखाया जाती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, जिन्होंने संविधान निर्माण किया, वो भी खुद संघ के शाखा को विजिट करने के लिए नागपुर में गए थे। विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन देश हित में संघ जो कार्य करता है ना, मैं तो सभी को ये भी बताना चाहूँगा, जिनको लगता है कि संघ की गलत विचारधारा है संविधान है, संघ तो संविधान को भी मानते, पूजनीय मानते। देश के जो प्रधानमंत्री जी है, ये तो संविधान को पहले नमन करते हैं, वो भी पूर्व में और आज भी संघ के स्वयं सेवक थे। इसलिए संघ देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए क्या करता है, ये जानने के लिए पूर्व भारत के स्टेट में जाना चाहिए। आज जो राष्ट्रभक्ति पूर्व भारत में जो 7 सिस्टर राज्य है, इसमें जो देशभक्ति
जो जागरूक रखी है, इसके पीछे सबसे ज्यादा योगदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं समय हूं। हर युग अपने विचारों को व्यक्त करने का नया माध्यम खोज लेता है। कभी लेखनी ने यह भूमिका निभाई, कभी समाचार पत्रों ने, कभी रेडियो और टेलीविजन ने। आज सोशल मीडिया वही भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रवाद और सोशल मीडिया का यह संबंध आधुनिक भारत की एक महत्वपूर्ण कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें तकनीक, विचार और जनभागीदारी एक साथ दिखाई देते हैं। आने वाले वर्षों में यह प्रभाव और बढ़ेगा, लेकिन इतिहास यह भी याद रखेगा कि किसी भी विचार की स्थायी शक्ति उसके शब्दों में नहीं, उसके आचरण में होती है। मैं समय हूं और मैं देख रहा हूं कि डिजिटल दुनिया में राष्ट्रवाद की यह यात्रा अब भी अपने प्रारंभिक चरण में ही है। अंततः सोशल मीडिया एक माध्यम मात्र है, उसकी दिशा उपयोगकर्ता तय करते हैं। राष्ट्रवाद यदि जिम्मेवारी, तथ्य और सकारात्मक सोच के साथ प्रस्तुत किया जाए तो यह समाज को जोड़ने का कार्य कर सकता है। लेकिन यदि इसमें अतिवाद या भ्रम जुड़ जाए तो वही मंच विभाजन का भी कारण बनता है। इस देश में इस समय डिजिटल आतंकवादियों की बाढ़ सी आ चुकी है। ऐसे में मीडिया में राष्ट्रवाद का सबसे पहला और सबसे बड़ा काम करने वाले सुदर्शन टीम के आज के मंच से राष्ट्रवाद और मीडिया का ये एपिसोड प्रस्तुत करने में मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।
संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा